विक्रम को झाड़ू मारने के लिए कोई ना रखे सिरोही में, और उसको क्रिकेट का अध्यक्ष बना के ताला ठोक दिया क्रिकेट। ओटाराम जी एक फैल फिल्म है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मुंडारा जाने का समय आ गया है। मुंडारा में भी मैं उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। सरकार तो जाने दो, फिर ओटाराम की फाइल खुलेगी। ओटाराम देवासी साहब की क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या दिक्कत क्या है? ओटाराम ने मुझे कहा सेम लोड़ा से दुश्मनी लो, कहा कि सेम लोड़ा एफआईआर करेगा तो मैं बैठा हूं, और खुद एफआईआर कर बैठा। तो क्या आप देवासी समाज को टारगेट कर रहे हैं, ओटाराम देवासी को कर? तेजराज सोलंकी ओटाराम देवसी ऐसे विधायक का विरोध कर। पिछले साल मेरे माता जी का देहांत हो गया, ओटाराम सिरोही में था, मेरे घर बैठने नहीं आया। इतनी बेशर्मी, इतना गया गुजरा ये नेता है। इस बार आदर्श का पैसा नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं। क्यों चुने हम? क्यों बीजेपी के विधायक चुने? क्यों सांसद चुने? क्यों हम इनके प्रतिनिधि चुने जो हमारे मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठा रहे? एक ट्रांसफर पे ना 2.5-3 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। लव लेटर लिखने से कोई कुछ होगा क्या? छाती पे बैठना होता है। नारायण पुरोहित, अर्जुन पुरोहित बीजेपी, गोविंद पुरोहित कांग्रेस, इनकी सरकार आती है तो भी काम चल रहा है, इनकी सरकार आती है तभी काम चल रहा है। को शायद नोटिस भी मिला था बीजेपी की तरफ से। गधों को रसगुल्ला खिला देते हैं तो उनको मैं बयान नहीं देना चाहता। कि आप तो कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक तो मैं बीजेपी का एजेंट हूं। तो आप पार्टी छोड़ देंगे? नमस्कार, मैं हूं विनीत। पिछले काफी समय से सिरोही की सियासत में उठापटक चल रही है और आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 साल से सिरोही में राम जरोखे की जमीन का जो मुद्दा है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, और उस पर सिरोही से ही भाजपा के एक नेता तेजराज सोलंकी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। अब इस पूरे मामले में 1 साल बाद में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है मंदिर के पुजारी पर, जिन पर आरोप लगे थे जमीन को बेचने को लेकर के। तो अभी हमारे साथ मौजूद है तेजराज सोलंकी, उनसे इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और सिरोही को लेकर और भी जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहे हैं और जो समस्याएं चल रही हैं और पंचायती राज चुनाव को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राम जरोखे को लेकर के, क्योंकि 1 साल बाद में एफआईआर इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो तेजराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब देखिए, 1 साल तकरीबन हो चुका है इस राम जरोखे के मुद्दे को चलते हुए। जमीन बेचने का गलत तरीके से आरोप था, तो इस मुद्दे में अब जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद में एफआईआर हुई है। तो इस पूरे मामले में आपने भी काफी एफर्ट लगाए, आपको रोकने की कोशिश भी हुई। तो अब इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज भी हुई। लेकिन ये काम 1 साल बाद हो रहा है, और ये काम कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। ये काम करना चाहिए था सिरोही के विधायक ओटाराम देवसी का। आप मुझे बताइए, 1 साल पहले जब ट्रस्ट के पदाधिकारी ने ये कंप्लेन किया थाने में कि मंदिर की जमीन इस तरीके से अवैध तरीके से बेची जा रही है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। वो मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी ने उनको भगा दिया। मैंने आवाज़ उठाई, सिरोही की जनता नाराज हुई, विपक्ष ने आवाज़ उठाई। तो ये काम पिछले 1 साल के संघर्ष के बाद अब जो निर्णय आया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आप सोचिए, अगर यही काम ओटाराम ने 1 साल पहले कर दिया होता कि राम जरोखा जमीन जिसने भी बेची है उनको पकड़ के उनके एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया होता, तो सिरोही में आज ओटाराम हीरो होता। लेकिन ओटाराम ने ये काम नहीं किया। ओटाराम उल्टा उनको बचाने का काम किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो काम ओटाराम देवसी का था ऐसे विधायक के तौर पे, वो उन्होंने नहीं किया, और ये कोर्ट को आज इस पे इन्वॉल्व होना। लेकिन कई बार देखा गया है कि ओटाराम देवासी ये बोलते हुए देखे गए हैं कि मेरा इस जमीन में, इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं है, और उन्होंने लेटर भी, कई सारी चिट्ठियां भी लिखी थी कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो ऐसा है, मंत्री जी अब फंस चुके हैं। अब मंत्री जी का बेटा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गया। बचाने के लिए एक सीधा साधा सिरोही की जनता के सामने मैं एक प्रूफ रखना चाहता हूँ। ये 8 पट्टे अवैध तरीके से जारी हुए, उसमें एक पट्टा है कीकाबाई जो मुंडारा का रहने वाला है। एक मुझे बात बताइए, राम जरोखा की जमीन अवैध तरीके से बेची जा रही है सिरोही में, मुंडारा में रह रहे एक व्यक्ति को कैसे पता कि सिरोही में ये जमीन बेची जा रही है? ये तो कोई कमर्शियल जगह तो है नहीं। ये अगर कमर्शियल जगह होती कि अखबार में आया है या न्यूज़ में आया है तो भी समझ में आता है कि जनता आती है लेने के लिए। ये तो मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन, ये तो हमारे हाथ दस्तावेज लगे तो विषय बाहर आया, नहीं तो बाहर भी नहीं आता। तो कीकाबाई मुंडारा कौन है? मुंडारा का एक व्यक्ति सिरोही में राम जरोखा की जमीन लेता है। इस पूरे मामले में ओटाराम क्यों नहीं बोल रहा है? कीकाराम पे एफआईआर करो, इन पूरे जितने भी लोग इनका दायरा बढ़ाओ, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सीधे रूप से हमारे सिरोही का विधायक इस पूरे राम जरोखा के मामले में इनकी नसें दबी हुई है, ये फंस चुके हैं। आज इनके पास कोई दूसरा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कीकाबाई जो कि मुंडारा का रहने वाला है,
तो सीधे सीधे आप ओटाराम देवासी पर, सिरोही के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये जमीन खरीदने में इन्वॉल्वमेंट है। देखिए एक बात बताइए, बिना ओटाराम जी के संपर्क में आए या बिना विक्रम के संपर्क में आए मुंडारा के एक व्यक्ति को इतनी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन राम जरोका की कैसे मिली, और वो वहां से यहाँ क्या करने आया, राम जरोका की मंदिर की जमीन क्यों लेने आया? सीधी सी बात है, 1 साल से ओटाराम ने इस पूरे राम जरोका मामले में एक्शन नहीं लिया, चुप बैठा, उल्टा बचाने का, भू माफिया को बचाने की कोशिश की। और इस पूरा मामला क्या बताता है? एक मंदिर का पुजारी, मंदिर की जमीन बिक रही है, उस पूरे मामले में चुप बैठता है, सिरोही का विधायक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सीधा सीधा साबित होता है कि ओटाराम देवसी की नसें दबी हुई है। अब देखिए, राम जरोका के बाद में आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार मामला उठा रहे हैं। हाल ही में आपने एक पोस्ट भी की थी अयोध्या को लेकर कि अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, एसआईटी से जांच करवाई। अब आपने मुंडारा में माताजी मंदिर मामले में भी आरोप लगाया कि इस मामले में भी कई सारी अनियमितताएं हैं और इसमें एसआईटी के द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो ये क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है, अयोध्या में जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 500 साल के संघर्ष के बाद हमें वो मंदिर मिला। कितने लोगों ने आहुति दी, अपनी जान की, और उसके बाद जब मंदिर बना और वहाँ पर अगर दान चोरी अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि ये लोग एक्चुअल धर्म विरोधी है और देश विरोधी है। और यही कांड हमारे मुंडारा में माँ चामुंडा माता जी के मंदिर में हुआ। लोगों का फोन आया कि तेजराज जी, हमारे यहाँ पर दान पात्र जो मुख्य है वो चोरी हो गया, दान पात्र चोरी हो गया जो मुख्य दान पात्र। और कई बार यहाँ चोरियां होती है, घटनाएं बहुत बढ़ती है, आप एक बार आइए। फिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुझे फोन किया, अध्यक्ष ने फोन किया, महामंत्री ने फोन किया कि तेजराज जी, इस पूरे मामले में आप क्यों नहीं मुखर रूप से बात रखते हैं। जब मैं वहाँ मंदिर गया, देखा तो दान पात्र गायब नहीं था, चारों ओर सीसीटीवी कैमरा है। तो मैंने कहा आप जाइए पुलिस थाने में कंप्लेन करिए। हम सादड़ी थाने में पुलिस कंप्लेन दर्ज की, तो कंप्लेन अभी तक ली नहीं गई, मतलब कंप्लेन ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हाँ, एफआईआर नहीं हुआ अभी तक दर्ज। आप मुझे बताइए, जिस मंदिर का पुजारी स्वयं राजस्थान सरकार का मंत्री है ओटाराम देवसी, उसी के मंदिर में दान पात्र चोरी हो जाता है। लाखों लोगों के श्रद्धा का पैसा है, मंदिर के हित में आना चाहिए, वो चोरी हो जाता है। और इस पूरे मामले में ओटाराम देवसी चुप रहता है। जहाँ का स्थानीय पुजारी है तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर मेरा घर है, मेरे घर में चोरी होती है, मेरे घर के परिवार के लोग कहते हैं कि जाइए पुलिस थाने में कंप्लेन करिए, और मैं कहता हूँ कि नहीं, छोड़िए, कुछ नहीं करना है, तो क्या घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि क्या आप भी मिले हुए हो क्या? तो मेरा तो ये मानना है, कोई भी मंदिर हो, कहीं पर भी चोरी होती है तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। धर्म का पैसा है, धर्म के उपयोग आना चाहिए, किसी परिवार के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, कोई परिवार इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को चिट्ठी लिखी है कि इस पर संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन होना चाहिए। तो ट्रस्ट भी चाहता है कि इस पूरे मामले के बिल्कुल, ट्रस्ट के सारी चीजें बाहर आई। आपने मुंडारा फाइल्स में देखा होगा किस तरीके से ट्रस्ट के लोगों ने भी बात रखी थी। ट्रस्ट का कहना है, ट्रस्ट का आरोप है कि ट्रस्ट के नहीं चल रही, ट्रस्ट जो चाहता है वो मंदिर में कर नहीं पा रहा है। देखो, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि ओटाराम इस मंदिर की ज़मीन को हड़पना चाहता है। ओटाराम का परिवार अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, उनके भाई अवैध रूप से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, दान पात्र में उनका हिस्सा हो रहा है, जो कि लीगल नहीं है। और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कई बार विरोध किया, इस विरोध के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया है। स्पष्ट रूप से ये होता है कि ओटाराम देवसी इस मंदिर की ज़मीन को लेके हड़पना चाहते हैं और ट्रस्ट उसे रोकना चाहता है, और ये डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में। तो इसी को लेकर के आप कुछ समय पहले मंदिर भी गए थे, मुंडारा गए थे, और मुंडारा की पूरी फाइल आपने रिलीज की थी। तो उस फाइल का क्या रहस्य, क्या मिला वहां से, क्या ऐसी चीजें सामने आई जिसको देख करके आप एकदम से मुखर होकर के मुंडारा वाले मामले में बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब लोगों ने कहा कि यहाँ पर लाखों रुपए का दान आता है मंदिर में, लेकिन व्यवस्था के मामले में बड़ा दुर्भाग्य है, पानी की व्यवस्था नहीं, रुकने की व्यवस्था नहीं, यहाँ बहुत कचरा है, काम करने वाले लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, गंदगी है जगह जगह पर, आप एक बार आइए। मैं वहाँ के कर्मचारियों से मिला, उन्हें पिछले 2-2 साल से वेतन नहीं मिला। एक तरफ लाखों रुपए का चढ़ावा आ रहा है, दूसरी तरफ अगर 2-2 साल से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब पैसा जहाँ आ रहा है। दूसरा, एक मुख्य दान पात्र है जो जो लीगल है ट्रस्ट के द्वारा, बाकी जगह जगह अवैध दान पात्र रखे हैं। तो ये अवैध दान पात्र किसने रखवाए? मंदिर के परिसर के बगल में भवन में मुझे दारू की बोतल मिली,
वो मैंने वीडियो में जारी भी किया। मंदिर में दारू की बोतल, मंदिर के बगल में जो भवन है, मंदिर का जुड़ा हुआ साथ में, दारू की बोतलें मिली, कई सारी दारू की बोतल मिली, वो मैंने वीडियो जारी किया, वो सारी चीज़ें बताई। अब आप मुझे बताइए, ऐसे पूरे मामले में एक सिटिंग मिनिस्टर वहाँ का पुजारी है, उसकी क्या इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मंदिर में साफ सफाई या मंदिर में कोई दारू पीने वाले आके बगल में इस तरीके से गंदगी करके चले जाए, अवैध दान पात्र रखे गए। इस पूरे मामले में आप मुझे बताइए, जो मुंडारा फाइल्स में जो मैंने बात रखी, कई सारे विषय हैं। जैसे ये जोगमाया का जो मंदिर है ना, ये जब यहाँ स्वयं जो माताजी स्वयं यहाँ की स्थापना हुए, उस समय पे फुओबा का वंश, फुओबा थे जो मंदिर के फुओबा, वो मंदिर के पुजारी थे। और जोधपुर दरबार ने तांबे के पत्र से भी लिखा हुआ है वहाँ कि फुओबा का वंशज ही आजीवन यहाँ पर पूजा करेगा। और फुओबा की पीढ़ी है आज जगतोबा करके है, जो मुठाना रहते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जगतोबा कौन है, इनकी जब मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, इनके परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, उन्हें क्यों मुंडारा से भगा दिया गया, हटा दिया गया या बेच दिया गया, किस कारणवश भेजा गया? वीरमोजी वाला क्या प्रकरण है? ओटाराम किस तरीके से या मंदिर के पुजारी के इस पद पे बैठे हैं? और ओटाराम कह रहा है मैंने सैलरी नहीं ली, ओटाराम कह रहा है कि मंदिर का पैसा मैं ले नहीं रहा हूँ। ओटाराम का स्वयं का लेटर मैंने देवस्थान विभाग से निकाला, कि ओटाराम कह रहा है, जिसमें लेटर में लिखा है कि माताजी में आए दान चढ़ावा मैं लेके जा रहा हूँ, माताजी के गहने मेरे पास पड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ ओटाराम कहता है सैलरी नहीं ली, मैंने सैलरी स्लिप निकाल के बता दी। तो ये पूरा मामले में मुंडारा फाइल से मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मंदिर का पैसा मंदिर के हित में आए और मंदिर के असली पुजारी कौन है वो जनता के बीच आना चाहिए। तो ये पूरा मंदिर का मामला है। इसके बाद अभी हाल ही में पंचायत चुनाव का मामला चल रहा है। पंचायत चुनाव 15 अगस्त से लगभग शुरू होने वाले हैं। तो अब पंचायत चुनाव को लेकर के आप क्या कह रहे हैं? पंचायत चुनाव तो बहुत देरी से हो रहे हैं, सरकार खुद नहीं चाह रही थी कि चुनाव जल्दी हो। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेता सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा से एक व्यक्ति जीता और पूरी बीजेपी सरकार हारी। उन्होंने कोर्ट में जिस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ी, आखिरकार फैसला आया और चुनाव करने के ऐलान आ गए। निकाय के चुनाव पहले होंगे, फिर पंचायत और जिला परिषद के होंगे। सरकार के अगर बस चलता तो ये अगले साल यूपी चुनाव के बाद भी टाल देता शायद, लेकिन ये ठीक है, संयम लोढ़ा ने कोर्ट में लड़ा और कोर्ट में ये व्यक्तिगत संयम लोढ़ा की जीत है और बीजेपी सरकार की हार है। सीधा सीधा दिखाता है कि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कमजोर स्थिति में। आपने भी पार्टी छोड़ी नहीं है, अभी आप बीजेपी में ही हैं। मैं अभी बीजेपी संयम लोढ़ा की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अब पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर बीजेपी से कुछ बन नहीं रही है? एक बात बताइए, विधानसभा का चुनाव होता है तो समय पे हो जाता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो समय पे हो जाता है, पंचायत चुनाव के नियम के अनुसार होना चाहिए। आज इतना समय के डिले से चल रहा है और कोई व्यक्ति इस पर, क्योंकि देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के चुनाव है, ठीक है, इस पे एज पर प्रोसेस ही होना चाहिए। इस पे अगर सरकार चाहेंगे कि हम ये कॉलेज के इलेक्शन नहीं कराएंगे, पंचायत के चुनाव डिले करा देंगे और कोई व्यक्ति मुखर रूप से कोर्ट में जाके इस पे लड़ाई लड़ता है अगर, तो क्या ये तारीफ़े काबिल है? नहीं है। इसमें ये नहीं होता है कि मैं संयम लोढ़ा के पक्ष के ही आ गया। अगर सरकार समय पे चुनाव करवा देती या करवा देने का निर्णय हो जाता, संयम लोढ़ा को कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सीधी सी बात, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी मान रहे हैं 100%। तो अब सरकार ने इतना डिले कैसे कर दिया? हर जिले में विरोध हो रहा है, हर जिले में आप देखोगे आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं, नाराज़ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, इस बार बीजेपी की सरकार बड़ा पुअर परफॉर्मेंस देने वाली है राजस्थान में। ये हार का डर कि कहीं ये उल्टा रिजल्ट आ गया तो क्या पता मंत्रिमंडल में या बड़े चीज़ पे फेरबदल हो जाए, केंद्र सरकार इस पे कोई निर्णय ले ले। यही डर के वजह से ये लोग चाह रहे थे कि यूपी चुनाव तक, मेरे हिसाब से कि यूपी चुनाव के बाद कराएंगे ताकि वहाँ कोई माहौल बदलता है तो शायद यहाँ मैसेज अलग चले जाएगा। सिरोही में क्या माहौल है पंचायती राज चुनाव को लेकर, आप कैसे देखते हैं? आप बीजेपी निपट रहा है, 100%। बीजेपी का प्रधान रिपीट नहीं होगा, बीजेपी का प्रमुख रिपीट नहीं होगा, चेयरमैन भी बीजेपी का नहीं आने वाला है। ये स्पष्ट रूप से जनता पिछले 2.5 साल के ओटाराम के कार्यकाल को देख चुकी है
इतनी परेशान हो गई है। छोटे से छोटे मामले में अस्पताल जाते तो रेफर कर देते कि गुजरात जाओ। गुजरात भी जाए तो वहाँ अगर आयुष्मान कार्ड भी चलता हो तो भी समझ में आता है कि लोगों को वहाँ से यहाँ जाने में अगर सुविधा मिल जाए। वहाँ जाओ 2 लाख 5 लाख खर्च करो, सूर्य में सुविधा नहीं होती, नगर पालिका में भ्रष्टाचार, छोटे से छोटे काम कराने में भी पैसे लगते हैं, नगर पालिका हो, हर सारी चीज़ें हो। इस सारी चीज़ की विफलताओं को लेकर ओटाराम जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नाली जैसे छोटे से मुद्दे के वजह से मर्डर हो जा रहा है। इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लेके प्रधान अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा है कि 5 साल में क्या काम किया, प्रमुख अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा है कि मैंने 5 साल में क्या काम किया। आप ये सारी चीज़ें देखोगे, जनता की जन सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए सिरोही में इस बार बीजेपी का भट्टा बैठने वाला है और बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ होगा सिरोही में। तो सिरोही के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जनता नाखुश है। ओटाराम जी एक फैल फिल्म है जो थिएटर में चलाई जा रही है, जनता देखना पसंद नहीं करती, खाली पड़े थिएटर। ये हमारी मजबूरी है कि हमें और इनको 2-2.5 साल इनको झेलना है। इसके बाद ओटाराम जी की दमखम से विदाई होने वाली है सिरोही की। और मैं आज वीडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रही है, कह रहा हूँ ये ओटाराम जी का सिरोही में विधायक के रूप में आखिरी कार्यकाल है इस जीवन का। दोबारा सिरोही में ओटाराम कभी विधायक बन के नहीं आएगा। उनका बेटा सिरोही में राजनीति करने के लिए सिरोही की जनता अब अलाउ नहीं करेगी। 3-3 बार सिरोही की जनता धोखा खा चुकी है। ठीक है, इनको मंत्री बनाया और सिरोही का ये हाल है। अब दोबारा ओटाराम सिरोही में राजनीति के लिए नहीं आने वाले। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? 100%। जनता का माहौल देखिए ना, मेरा अकेले का बयान नहीं, जनता का माहौल देखिए। आप किस आधार पे जनता का माहौल देख के बता रहे हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस? ओटाराम ऐसे एक्सपीरियंस, ओटाराम जी के साथ 5-6 साल मैंने काम किया। ओटाराम जी एक बहुत झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ओटाराम जी का जब काम होता है, ओटाराम जी की कोई गरज होती है तो ओटाराम जी आपको सिर पे बैठा लेते हैं और जैसे ही काम पूरा हो जाता है ओटाराम जी आपको दूर कर लेते हैं। जो लोग ओटाराम के साथ चुनाव में खड़े थे वो आज ओटाराम के साथ नहीं है। जो लोग ओटाराम को हराने में लगे थे वो लोग आज सब ओटाराम के साथ खड़े हैं। तो ओटाराम की ये फितरत रही है झूठ बोलने की, धोखा देने की। इसके लिए ओटाराम के साथ मेरा तो छोड़िए, सिरोही की जनता को कितना बोला था कि मैं पहला वाला ओटाराम नहीं हूं, मैं इस बार आऊंगा, मंदिर पे हमला नहीं होने दूंगा, पूर्व में जो हुआ मंदिर पे हमले में इस पे सारा रुकवाऊंगा। और आते ही क्या किया, राम झरोखा मामले का कांड हो गया। अरे आप खुद आए मंदिर के नाम पे और मंदिर की जमीन चोरी हो गई। शर्म आनी चाहिए ओटाराम जी को। एक मंदिर का पुजारी होने के नाते उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राम झरोखा मामले में न्याय होता, लेकिन उनको बचाने का काम कर रहा है। तो ओटाराम ने जिस दिन से राम झरोखा मामले में हाथ लगाया, उनका हाथ जल गया और ओटाराम जी की उल्टी राजनीति शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मुंडारा जाने का समय आ गया है। मुंडारा में भी मैं उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। वहाँ भी जो इन लोगों ने कांड किया है, सरकार तो जाने दो, फिर ओटाराम की फाइल खुलेगी। तो अब मैं ये समझूं कि आप अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे? ये मैंने कुछ महीने पहले जब राम झरोखा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे सवाल पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे। 100% लड़ूंगा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं क्या कोई यहाँ डॉक्टरी करने तो आया नहीं, इंजीनियरिंग करने आया, ना ये कोई एनजीओ है, ना कोई प्रोफेशन ये तो पॉलिटिकल प्रोफेशन है। मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं सिरोही की जनता के मुखर क्यों नहीं लड़ूं? मुझे एक बात बताइए, सिरोही की जिला अध्यक्ष बाहर की, सिरोही का महामंत्री बाहर का, सिरोही का विधायक बाहर का, क्रिकेट का अध्यक्ष बाहर का, मंत्री के साथ घूमता है 2-3 और लोग जो जालौर के, सारे बाहर के आके सिरोही की राजनीति कर रहे हैं और मेरे सिरोही के मुद्दे पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। और मैं सिरोही का लोकल, मैं क्यों नहीं आवाज उठाऊं और क्यों चुनाव नहीं लड़ूंगा? राजनीति में हूं पिछले 8 साल से, तो चुनाव तो 100% लड़ूंगा। कैसे लड़ूं, कब लड़ूं, ये तो समीकरण पे डिपेंड करेगा। पूरी बीजेपी बाहर की है सिरोही में, आप देख लीजिए। ओटाराम ने जितने नाम लिए, जितने लोग गिनाए, वो मैक्सिमम लोग है अगर सांसद को छोड़ दे। आप मुझे बताइए ना, आप पूरी लिस्ट दी, आप जांच पड़ताल करिए लोग कौन कहाँ से है, सारा चीज बाहर आ जाएगा। ये जो बाहर के आए हैं ये सिरोही में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करो लेकिन कुछ अच्छा करो जनता के लिए। यहाँ आके जनता के पैसे से मस्त रह रहे हो तो ये तो हम लोग लोकल लोग फिर आवाज तो उठाएंगे ना। तो सिरोही की जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। 100% धोखा हो रहा है। देखिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, संयम लोढ़ा से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं आमेर में था, मुझे ओटाराम का फोन आया, कहाँ पर हो? मैंने कहा आमेर में हूँ। तो आप सिरोही आइए यार, कम से कम मुझे चुनाव में सहयोग कीजिए। मैंने कहा मुझे कोई चुनाव की प्रचार की लिस्ट में कहीं मेरा नाम नहीं, कुछ नहीं। तो बोला, ओटाराम ने मुझे कहा कि देखिए नारायण पुरोहित, अर्जुन, रक्षा, ये सब मेरे को हराने में लगे हैं। आप आइए। संयम लोढ़ा जगह जगह अपना काम गिना रहा है, कोई संयम लोढ़ा को काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। आप प्लीज कृपया करके आइए, आप मुखरता से रखिए।
मैंने ओटाराम को कहा, देखिए मैं सईम लोढ़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा, अगर वो सईम लोढ़ा ने कल को जाके कोई कार्रवाई उस समय की तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, देख लेना। तो कहा कि सरकार में हम जीत के आ रहे हैं, मैं जीत के आऊंगा, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं जीत के आ रहा हूं, मैं विधायक बनूंगा, चलो मंत्री तो बाद में बने, तो मैं होने ही नहीं दूंगा एक्शन। और उल्टा देखो, सईम लोढ़ा ने तो एफआईआर नहीं की, और चुनाव मैंने जिस ओटाराम के पक्ष से मजबूती से लड़े और ओटाराम आते ही मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया। मतलब इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा एग्जाम्पल सिरोही की जनता को क्या हो सकता है कि ओटाराम इतना बड़ा धोखेबाज है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि इस ओटाराम की बिल्कुल जालसाजी में ना आए। मेरे परिवार में पिछले साल मेरे माताजी का देहांत हो गया, ठीक है, दुखद की घड़ी, आखिरकार मेरे जीवन की लाइफलाइन थी। ओटाराम सिरोही में था, मेरे घर बैठने नहीं आया, इतनी बेशर्मी, इतना गया गुजरा ये नेता है। मेरे घर में इतना दुखद माहौल था, ओटाराम सिरोही में है, मेरे घर बैठने नहीं आया। हाँ, जिस कार्यकर्ता ने तुम्हारे लिए खून पसीना एक किया, मेरी माँ कहती थी कि इस बार जा कमल का फूल खिलेगा, ओटाराम जीतेगा, तो कर रहा है काम, जीतेगा। जिस मेरी माँ ने जब यह कहा और हमने इतनी मेहनत की और मेरे घर दुखद घड़ी में ओटाराम नहीं आया, ये इतना बड़ा झूठा, धोखा देने वाला और काम का फायदा उठा के बस चले जाने का ये ओटाराम की फितरत है। सिरोही की जनता को लेके मैंने बात रखा, मैंने सोचा कम से कम एक अच्छा नेता आएगा, मुद्दों पे लड़ेगा। क्या किया, बेटे को अध्यक्ष बना दिया, निकम्मे बेटे को। उसका बेटे को आज अगर ये मंत्री का बेटा ना हो और मंत्री का पद ना हो तो विक्रम को झाड़ू मारने के लिए कोई ना रखे सिरोही में, और उसको क्रिकेट का अध्यक्ष बना के ताला ठोक दिया क्रिकेट। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। 100% उसको झाड़ू, कोई झाड़ू मारने की नौकरी ना दे विक्रम को। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि अर्जुन पुरोहित, नारायण पुरोहित, रक्षा भंडारी, ये तमाम लोग ओटाराम देवासी को हराने में लगे हुए थे, और आप बीजेपी के अंदर का भी खुलासा कर रहे हैं कि ये लोग उनको हराने में। देखिए ऐसा है, जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी, मैं मुखर रूप से बोलता हूँ, मैं मन संचालन अच्छे से करता हूँ, मैं अच्छे खासी लिखता हूँ, सारा कुछ, नेताओं के भाषण भी लिखता हूँ, सारा कुछ किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम। जब मेरा प्रचार के लिस्ट में नहीं आया, मैंने सुरेश कोठारी, नारायण पुरोहित को मैंने कहा कि मेरा प्रचार लिस्ट में नहीं आया, मुझे काम करना है आप सिरोही में। ओटाराम कह रहा है आप थोड़ी चुनाव लड़ रहे हो, नारायण पुरोहित ने कहा आप थोड़ी चुनाव लड़ रहे हो, तो आप बैठिए ना, जो हमको करना है हम करेंगे। ये तो ओटाराम के कहने पे मैं लड़ा। नारायण पुरोहित चाह रहा था कि ओटाराम निपट जाए ताकि ये सिरोही से बाहर हो जाए। अर्जुन चाह रहा था, समझौता ये हुआ था ओटाराम और नारायण पुरोहित के बीच में कि हम आपके भाई को जिला प्रमुख बनाएंगे, आप विधानसभा में मेरा सहयोग करना। ओटाराम ने इनको, अर्जुन पुरोहित को जिला प्रमुख बनाने में सहयोग किया, और जब ओटाराम की बारी आई तो नारायण पुरोहित ने और ये अर्जुन पुरोहित, रक्षा, ये सारे लोग कोई इनके प्रचार में काम नहीं कर रहे थे। ये हकीकत की बात है, ये भाजपा का कार्यकर्ता का मेहनत, सिरोही के जनता का आशीर्वाद की वजह से जीते। बिल्कुल। तो अब आपने तमाम आरोप लगा दिए, विधायक पर लगा दिए, तमाम बीजेपी के नेताओं पर लगा दिए, ये भी बता दिया कि अब बीजेपी को नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। तो अब आपने बोल दिया मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो आप सिरोही की जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे, और क्या आपका रोड मैप है, क्या मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? एक बात बताइए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सिरोही जिले लगभग ये 14,000 करोड़ का स्कैम है। सिरोही जिले का 5,000 करोड़ होगा। हर गांव में जाओ 50 से 100 लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए फंसा पड़ा है। ये 12 साल से लड़ाई चल रही है, 2010-14 से पंगा पर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ठीक है। ये 12 साल से इश्यूज चल रहे हैं। सिरोही में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। ओटाराम जी स्वयं भजनलाल जी के पीछे बैठते हैं, लुम्बाराम जी संसद में बैठते हैं। हमारे बीजेपी के लीडरशिप क्यों आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जनता के मुद्दे पे लड़ नहीं रही? मुझे पहली बात बताइए। मैं इस पूरे मुद्दे में लड़ूंगा, और मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूं, इस बार आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने मजबूती से राम जरोका मामले में लड़ा, न्याय भी मिल रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं आपके लिए एडी छोटी एक कर लूंगा, ठीक है। मैं गांव-गांव, पंचायत जाने के लिए तैयार हूं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हूं। लोगों के बयान, मैं इनको, सरकार के बैठे ये विधायक और इन सांसद, उन सबको मजबूर कर दूंगा। क्यों लुम्बाराम जी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आवाज नहीं उठाते? क्यों अमित शाह जी से 2 मिनट का समय नहीं लेते? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। क्यों अमित शाह जी से कि अमित शाह जी देखिए हमारे सिरोही में ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ तक हमारे प्रॉब्लम आ चुकी है, आप कुछ न्याय करिए। क्यों ओटाराम जी भजनलाल जी के पास जाके ये नहीं कहते कि आप इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 12 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, अब कम से कम जितनी तमाम जमीन ईडी ने जब्त की हुई है वो अटैच की है, वो बेचो, वो का पैसा है और जनता को दे। तो
मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है। मैं तो सिरोही की जनता को अब कहना चाहता हूं कि बीजेपी से मांडवाली कर लो कि इस बार आदर्श का पैसा नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं। क्यों चुने हम, क्यों बीजेपी के विधायक चुने, क्यों सांसद चुने, क्यों हम इनके प्रतिनिधि चुने जो हमारे मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। आयुष्मान कार्ड, गुजरात में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी, यहां तो कांग्रेस नहीं है अभी, ठीक है, कम से कम आके 2.5-3 साल हो गया। कितने बीजेपी के नेता गुजरात जाते हैं छापा पहनने के लिए, हाँ, कितनी वाहवाही होती है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। हमारा कितना तथ्य सिरोही जालोर के लोग गुजरात में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कभी कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, आयुष्मान कार्ड चल जाए तो फायदा होगा नहीं इलाज होगा। करवाने भी मैक्सिमम पब्लिक गुजरात ही जाती है। गुजरात जाती है, 2 लाख आज की डेट में छोटा से छोटा सर्जरी कराओ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। छोटा सा छोटा परिवार वाला आदमी कहाँ जाएगा। आयुष्मान कार्ड अगर सरकार, अगर गुजरात में हमारी सरकार है, यहाँ प्रधानमंत्री जी का राज्य है, तो भजनलाल जी को तो प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड का ये करे। ओटाराम जी ने क्या एक शब्द बोला, लुम्बाराम जी ने बोला नहीं बोला, लेकिन ये गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं, वाहवाही लूटने जाते हैं। मैं तो गुजरात में भी रह रहे तमाम राजस्थानी प्रवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी को सहयोग नहीं करना। मैंने 20 इवेंट कराए गुजरात में इस बीजेपी के, और यही बीजेपी हमारे लोकल इश्यूज आयुष्मान पे लड़ नहीं रहे, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लड़ नहीं रहे, छोटे मोटे मुद्दे में भी हमारे यहाँ इश्यूज हो रहे हैं। और कौन से मुद्दे हैं जो सिरोही की जनता के सामने आप लेकर जाएंगे? हर छोटे चीज नगर पालिका में काम कराने जाओ, 2000 5000, कोई एनओसी के लेके जाओ पैसे, पट्टे को लेके पैसे, नए इश्यूएंस को लेके पैसे, लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब, कोई नालियों की प्रॉब्लम है, कहीं बस स्टैंड में सुविधा को लेके है, कहीं सड़क को लेके है। हर छोटी बड़ी समस्या में ये बेसिक काम भी नहीं कर रहे। टीचर्स की इतनी ज़्यादा, सरकारी टीचर्स की आज की डेट में कमी है। आप मुझे एक बात बताइए, स्कूल में टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, पहली चीज़, ठीक है। इतने सारे शिक्षक बाहर जा रहे हैं, क्या ओटाराम को दिख नहीं रहा है क्या? ओटाराम को ये बोलना चाहिए था सरकार को कि मैं यहाँ से एक ट्रांसफ़र तभी अलाउ करूँगा तब एक रिप्लेसमेंट में मुझे मिलेगा। कोई ज़िले से बाहर जाना चाहता है तो कोई ज़िले में आना भी चाहिए। केवल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और स्कूल में टीचर नहीं, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कोई दूसरा ही पढ़ा रहा है मजबूरी की वजह से। तो दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रांसफर पे ना 2.5-3 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। 2.5-3 लाख? हाँ, 2.5-3 लाख रुपए खर्चे। आप कह सकते हो फ्री में ट्रांसफर हो जाते हैं, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा लगता है सिंगल ट्रांसफर पे, डिजायर पे, ठीक है। अब आप सोचिए, यहाँ कमाई हो रही है, जिनकी हो रही है, क्या पड़ी स्कूल में अध्यापक है नहीं है, क्या है नहीं, किसको क्या फर्क पड़ता है। नेताओं के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ेंगे तो सक्षम हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। तो पढ़ाई भी एक्चुअली नहीं चाहते कि को, अगर ऐसा होता तो जितने कम से कम रिसेंट अध्यापकों में कम से कम 170-176 लोग अध्यापक बाहर गए। 3000 पद खाली है, तकरीबन 3000 पद खाली है, रिप्लेसमेंट में आए नहीं। सरकार स्कूल में खाली टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। कमीशन खोरी हो रही है, जम के पैसा कमाया जा रहा है। हाल ही में देखा गया कई सारे स्कूलों में बच्चे सड़कों पे भी आए हैं, ताले भी लगाए हैं, आंदोलन भी किए हैं। उसके बाद सांसद ने शायद लेटर भी लिखे हैं स्कूलों में शिक्षकों को लेकर के, तो बोल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से शिक्षकों को वापस लाने के लिए। लव लेटर लिखने से कोई कुछ होगा क्या? ये क्या खाली लेटर से काम चलेगा क्या? छाती पे बैठना होता है। जिस विभाग है, जिस विभाग का ये डिपार्टमेंट का काम है, वहाँ जाके बैठेगा ना नेता, 10 बार चक्कर काटेगा ना, उनके छाती पे बैठेगा ना, तब जाके काम होगा। ये लेटर लिखा, ये मैंने वो पत्र लिखा, ये लिखा, खाना पूर्ति कुछ नहीं है, नेम सेक है। इस लेटर को वो देखेगा और देख के साइड में फेंक देगा। ऐसे कोई काम होता है क्या सरकार में? ऐसे काम नहीं होता। ये हाथाजोड़ी से काम नहीं होता है। आपको अधिकारियों को स्पष्ट चीज से, मुखरता से पीछे बैठ के काम कराना पड़ेगा। अब पब्लिक ये भी कहेगी वीडियो देखने के बाद कि चुनाव आ रहा है इसलिए आप अचानक से आ गए, माहौल देख करके आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, हम वादे कर रहे हैं, आप वादे पूरे करेंगे नहीं करेंगे, चुनाव जीत गए तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं कई साल से, मैं 8 साल से, लगभग 2018 से पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं कोई नया तो हूँ नहीं। 2018 की बात होती तब मुझे ये सवाल आता तो समझ में आता कि तेजराज जी आप तो अभी खुदे हो राजनीति में, उस समय जो मेरा सवाल आता था। अब तो 8 साल हो गया पॉलिटिक्स में आके, तो अब तो ये सवाल बात है ही नहीं। दूसरा चीज़ कि मैं वादा पूरा करूँ नहीं करूँ, हमने तो ओटाराम को 3 बार मौका दे के देख लिया, यहाँ के जिला प्रतिनिधि को देख लिया, ये लोग तो कहीं मुखर हुए नहीं। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कह देता हूँ, मुझे अगर मौका मिला, अगर सिरोही की जनता मेहरबान रही, शानेश्वर महादेव जी की कृपा रही, बालदा हनुमान जी की कृपा रही और मैं आ गया, तो ये गरीबों से ये कमीशन जो लेने का काम होता है ना, कि एनओसी के लिए, पट्टे के लिए ये लेके, ये मैं रुकवा दूंगा।
क्योंकि मुझे इनके पैसे से मेरा घर नहीं चलता। मेरा घर मेरा बिजनेस से चलता है, मैं कमाता हूँ जितना ठीक ठाक कमाता हूँ, मुझे इन गरीबों के से पैसा नहीं लेना है। और जो बदमाश है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। जो पैसा लेते हैं ठेकेदारी के नाम पे ये लेते हैं और आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं। और जो माफिया जो हॉस्पिटल में लगा है, एम्बुलेंस माफिया जो एक ही हॉस्पिटल को रेफर करता है, पालनपुर जाओ महसाना जाओ, वो सब क्या कमीशन खोरी है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ मैं रुकवाऊंगा। ये मेरा काम है, ठीक है ना। इन लोगों को मौका दिया, मैं पहली बार मौका मांग रहा हूँ और मौका मिलेगा तो ये करूँगा। अगर देखो मौका नहीं मिलता है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। आप बार बार ओटाराम देवासी का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, तो ओटाराम देवासी से आपकी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या दिक्कत क्या है? मतलब ओटाराम देवासी को ही टारगेट कर रहे हैं आप सबसे ज़्यादा? ओटाराम देवासी नहीं, मैं सिरोही बीजेपी को तमाम लोगों को लेके भी मुद्दे से कई सार बात रखा। ओटाराम देवासी इसके लिए क्योंकि मंदिर के मामले में, धर्म के मामले में ओटाराम देवासी पूरी चुप्पी साधी की और खुद मंदिर का पुजारी। दूसरा, ओटाराम देवासी ने 2023 के चुनाव में मुझसे वादा किया कि तेजराज जी आप जहाँ जहाँ बोलोगे मैं खड़ा रहूँगा, आप जहाँ जहाँ बोलेंगे मैं काम करवाऊँगा लोगों के। और वहाँ से मुकर गए। और फिर मुझे बाद में चुनाव जीतने के बाद विक्रम से बात करो, जगदीश से बात करो, मैं आपके ड्राइवर से बात करूँगा क्या? सिरोही की जनता का काम आपका ड्राइवर संभालेगा? उसको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो ओटाराम ने मुझे कहा सेम लोढ़ा से दुश्मनी लो, सेम लोढ़ा के खिलाफ बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं देख लूँगा। हमने बोला और आखिरकार मुकर गया। कहा कि सेम लोड़ा एफआईआर करेगा तो मैं बैठा हूँ, और खुद एफआईआर कर बैठा। राम झरोका के मामले में उसका बेटा फंस गया और चुप बैठा है। तो किस बात का आप चाहते हैं कि ओटाराम का फिर मैं विरोध क्यों नहीं करूं? देखो ओटाराम का विरोध है, इट इज इंडिविजुअल जनप्रतिनिधि का विरोध है। आप जितने भी वीडियो डाल रहे हैं, जितने भी पोस्ट डाल रहे हैं ओटाराम देवासी को लेकर के, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं मैक्सिमम देवासी समाज के लोगों के आते हैं कि आप देवासी समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या आप देवासी समाज को टारगेट कर रहे हैं, ओटाराम देवासी को कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ओटाराम देवासी मेरा जनप्रतिनिधि है, हमारा जनप्रतिनिधि है, ठीक है, यहाँ का विधायक है। वो किसी ना किसी समाज से तो आदमी आता है, मैं माली समाज से आता हूँ। अब लोगों में क्या होता है, एक भावुकता रहती है कि अरे हमारे समाज के लीडर के खिलाफ बोल रहा है। कोई आदमी, किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी समाज के खिलाफ बोल दे, ठीक है। समाज बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी तोप होती है, किसी की औकात नहीं होती किसी के खिलाफ बोलने की। तेजराज सोलंकी ओटाराम देवासी ऐसे विधायक का विरोध कर रहा है। देवासी समाज में मेरे कई सारे दोस्त मित्रगण है जिनसे उठना बैठना है। कमेंट आते हैं, उनकी आधी अधूरी जानकारी है, उनको मालूम नहीं होता है। कुछ ओटाराम अपने ही लोगों को बोल देता है कि अरे देखो मेरे को समाज के नाम से मुझे बचाओ। तो देखो ऐसा है, मेरा सभी समाज से अच्छा लगाव है। ओटाराम देवासी क्योंकि रबारी समाज से आता है, मेरा रबारी समाज के लिए मान सम्मान है। लेकिन ओटाराम देवासी ऐसे विधायक फेल है और मेरे कमेंट्स को वो लोग खूब लिख रहे हैं, तो वो मेरे को लिख रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं कि कमेंट मेरे को लिख रहे हैं तो मतलब माली समाज को कमेंट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो राजनीति में नेताओं को नेता के तौर पे देखिए, समाज से न जोड़िए। इसके पैरेलल में एक मुद्दा चल रहा है डीएनटी का, लाल सिंह देवासी उसको लीड कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए जब ये पूरा डिनोटिफाइड ट्राइब्स डीएनटी समाज में करीबन 32 जातियाँ आती है, लाल सिंह रायका इस पे मुखर रूप से लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दो चीज़ें सामने आती हैं और दो चीज़ें जनता के सामने आज मैं बताना चाहता हूँ कि ओटाराम का दर्द कहाँ है। समाज, डीएनटी समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, आरक्षण मिले नहीं मिले, आरक्षण में कितनी छूट मिले, वो दूसरी चीज़ें होगी। उन्होंने आंदोलन भरा, जेल भरो आंदोलन सब कुछ चलाया। वहाँ उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ, पहला चीज़। जयपुर में, ठीक है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर आंसू के गैस छोड़ोगे, लाठीचार्ज करोगे, अच्छा नहीं। दूसरा, उन्हीं के समाज का सबसे बड़ा नेता ओटाराम देवासी सिटिंग मिनिस्टर है, इस पूरे मामले में चुप्पी साधा। और फिर हर बार ओटाराम कहता है कि मैं समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। समझ कहाँ खड़ा था ओटाराम समाज के लिए? पहली बात बताइए। ओटाराम का दर्द ये है जो मुझे खुद पार्टी के लोगों ने और कुछ उनके लोगों ने कहा कि ये कहाँ से नया लीडर लाल सिंह रायका पैदा हो गया। ये पढ़ा लिखा है, बैंक के बड़े पद पे रहा है और ये लोगों के मांग को लेके मुखर रूप से खड़ा हो रहा है। ओटाराम को दर्द है कि लाल सिंह एक बड़े नेता के रूप पे उभर गया तो मेरी राजनीति का क्या होगा, मेरे बच्चे की राजनीति का क्या होगा। कुल मिला के ओटाराम ने जो कहा कि मेरी दुकान उठने वाली है, क्या उठाने चाह रहे हो? 100% आपकी दुकान तो उठ चुकी है, आपकी विफलताओं की वजह से। आपकी दुकान उठाने वाला खुद आपका बेटा है, ये लाल सिंह रायका नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हर समाज से 10 नए लीडर तैयार होने चाहिए। तो ये दर्द इस चीज़ का है। कम से कम ओटाराम जी को मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था, हमारे समाज के लोगों पे लाठीचार्ज मत करो, आंसू के गैस मत छोड़ो। आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण मिले नहीं मिले वो दूसरी बात है। अब एक चीज़ और आती है,
आप ओटाराम देवासी को टारगेट करते थे, फिर बीजेपी को लेकर भी कई सारे पोस्ट सामने आने लगी, तो क्या आप एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं? ये सवाल भी बार बार सामने आते हैं। देखिए एक चीज़ बताइए, मुझे भी कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या आप एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी। मैं बीजेपी पार्टी में जब से ज्वाइन किया बहुत मेहनत ईमानदारी से काम किया, कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया, जिले में काम किया, प्रदेश में काम किया, देश भर घूमा, विदेश भी घूमा प्रदेश अध्यक्षों के साथ। क्यों किया? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कांग्रेस क्यों हारी और क्यों बीजेपी सत्ता में है? क्योंकि कांग्रेस के समय पे बहुत स्कैम हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। वो सारे चीज पे जनता ने निर्णय किया कि नहीं, अभी कांग्रेस को पार्टी को विराम दो, अब बीजेपी को लाओ। अब बीजेपी में यही काम अगर आप करोगे तो कितना दुखद है। आप मैं आज 2-4 सवाल सिरोही की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा हमारे राज्य में कि हम गौ हत्या बंद करवाएंगे। बीजेपी ने जरूर कहा कि हम सत्ता में आएंगे, गौ हत्या रुकवा देंगे। आज 12-13 साल हो गया, क्या गौ हत्या रुकी? आप मुझे बताइए, साधु संतों का अपमान अभी बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? पहला चीज। दूसरा चीज, ये एथेनॉल गाड़ियों का प्रॉब्लम, इतना सब कुछ चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, एथेनॉल आने से खुद हमारे नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा था कि जो 115 रुपये का पेट्रोल है 15 रुपये में मिलेगा। आज की डेट में एथेनॉल आने से उल्टा रेट भी बढ़ा दिया। दूसरा, एथेनॉल से ना गाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक होता है, ना माइलेज बढ़ता है, उल्टा माइलेज कम होता है। हर चीज़ से नुकसान होता है। आप कह रहे हो 115 रुपये का लीटर 15 रुपये आ जाएगा और आप धड़ात के लगा देते हो, पॉलिसी पूरी लगा देते हो और लोगों को समस्या सामने आती है। क्या ये लोगों के मुद्दे को लेके मैं बात नहीं रखूँ? क्या इसमें एंटी बीजेपी हो जाऊँगा? तीसरा चीज, जिन नेताओं आज तक राघव चड्ढा को क्या कहते थे? देश विरोधी है, विदेश से पैसा लेता है, खालिस्तानी सपोर्टर है, यही कह रहे थे। अब राघव चड्ढा बीजेपी में आ गया तो क्या गोभक्त हो गया क्या? हाँ, जिस लालू यादव के चारा घोटाले के स्कैम में सम्राट चौधरी जी उसमें मंत्री थे, आज बीजेपी ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। जिस शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ने ट्वीट किया कितना पैसे लाए वो स्टिंग ऑपरेशन में, आज वो बीजेपी में। मतलब सत्ता पाने के लिए भले आप भ्रष्टाचारी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, चलेगा, हमको आप लेना है। तो बीजेपी अपनी सहूलियत से राजनीति कर रही है। मेरे कुछ कटाक्ष से सवाल है कि इस पे क्यों नहीं बोले। देखिए आज की डेट में प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षा मंत्री के खिलाफ। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 1 पेपर लीक, 2 लीक, 5 लीक, 10 लीक, इतने कंटिन्यूस हर एग्जाम लीक हो जाए, इसका मतलब शिक्षा मंत्री विफल है, इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आदमी के चक्कर में पूरा देश भर में कितना माहौल बन गया, लोग सड़क पे आ गए, लाठी खा रहे, ये कर रहे। तो क्या ये बीजेपी विरोधी हो गया? मैं बीजेपी से सवाल करना भी बीजेपी विरोधी है? एक आखिरी में एक मुख्य चीज में बात रखना चाहता हूँ, देश का उद्योग केवल 2 गुजरात से ही चला रहे क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, एयरपोर्ट अब अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में, ठीक है, टेलीकॉम इनके हाथ में, बंदरगाह इनके हाथ में, माइनिंग इनके हाथ में, कोयला इनके हाथ में, सारा चीज़ इनके हाथ में दे दोगे। कल को जाके अगर अंबानी बोल दे कि मेरे को 1000 करोड़ मेरा एक कर्ज माफ़ करो, नहीं तो मैं जियो का नेटवर्क 1 दिन के लिए काट दूंगा, तो क्या करोगे? देश का पूरा व्यवस्था रुक जाएगा। एक दिन अदानी बोल दे मैं बॉम्बे एयरपोर्ट बंद कर रहा हूँ, मेरी ये पॉलिसी मेरे हिसाब से चलाओ, तो क्या होगा? मैं कहना चाहता हूँ 100 उद्योगपति पैदा होने चाहिए। 1-2 के मोनोपोली पे चलोगे तो देश का फिर कानून संसद से नहीं, फिर किसी कॉर्पोरेट हाउस से चलेगा। ये भविष्य के लिए दुखद है। मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी अगली पीढ़ी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों का सवाल उठाना क्या मेरा एंटी बीजेपी होता है? तो हम कांग्रेस को इसके लिए हराए थे ताकि बीजेपी में जो नेता भ्रष्टाचार करे वो जेल जाएगा, लेकिन यहाँ जो नेता भ्रष्टाचार कर रहा है वो पार्टी में आ रहा है। जो हमारे आराध्य राम जी के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे वो आज सरकार में बैठे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या है, मुझे बताइए। अब जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, मोदी सरकार पे, उसको सुन करके लोग यही कहेंगे कि आप तो कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हैं। अभी तक तो मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। मैंने बीजेपी के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ। मैं बहुत बड़ा योगी जी का फ़ैन हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, योगी जी को क्या निपटाने का काम नहीं कर रहे क्या बीजेपी? आप नहीं पता क्या? हिंदू का सबसे बड़ा सम्राट लीडर है, ठीक है। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करें तो योगी जी को निपटाने में क्या पूरी लॉबी लगी है कि नहीं लगी? आप मुझे बताइए। आपने कहा कि कांग्रेस का एजेंट हूँ, अब तक बीजेपी का एजेंट था, तब तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं मेरे आखिरी ये सारी बातें जो राम झरो का मामला हुआ, आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीज़ें जो इश्यूज़ है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं मदन राठौड़ जी से समय मांगा है। मदन राठौड़ जी के पास समय रख के मैं पूछूंगा कि आप मेरा न्याय करिए। अगर मदन जी न्याय करते हैं
तो ठीक है, अगर मदन जी न्याय नहीं करते तो मैं मेरा आगे का रास्ता मैं चुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई बीजेपी रुकी नहीं है, ना बीजेपी के लिए मैं रुका हूं। तो आप पार्टी छोड़ देंगे? अगर मदन जी न्याय नहीं करते तो मेरे पास क्या विकल्प रहता है? देखो, एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। रविंद्र सिंह भाटी जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तब मैं प्रदेश जयपुर में बैठा था, तो बीजेपी में हमारे ग्रुपों में हर जगह चला कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए पोस्ट डालो, सब लोग, सब कार्यकर्ता पोस्ट डालेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी यूथ का लीडर, छात्र संघ का नेता, बीजेपी राजपूत समाज का बहुत बड़ा लीडर, बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, स्वागत है, डाला। 2-3 दिन के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने पार्टी छोड़ी, ठीक है, वो किसी कारणवश टिकट को जो भी लेके, वो उनका व्यक्तिगत चीज है। पता है उसी पार्टी कार्य में जयपुर में था, क्या बोला गया पता है? आप रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ लिखिए कि वो तो लंदन गया था, किस किस प्रोफेसर से मिले थे जो देश विरोधी लोग हैं। सोचिए, 1 हफ्ते के अंदर बीजेपी पार्टी की आईटी टीम काम करती है कि रविंद्र सिंह भाटी को हीरो बनाओ, और फिर रविंद्र सिंह भाटी जैसी बीजेपी छोड़ती है, वही पार्टी करती है कि उसको बदनाम करो, इसको कहो कि ये लंदन गया था, किन किन लोगों से मिला था, किस देश विरोधी लोगों से मिला था, उनको जाके आप वोट हम डालिए। तो बीजेपी अपनी सहूलियत से राजनीति करती है। इसके लिए अब ये समय आ गया है। हमने सोचा था कि बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाएंगे भ्रष्टाचार को लेके, जो नहीं हो रहा था, दुख हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो अभी अगर मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो पार्टी छोड़ देंगे? मैं मेरा आगे का रास्ता तय करूंगा। तो आगे क्या, कांग्रेस में जाएंगे, निर्दलीय रहेंगे? अभी इसको लेके मैंने अभी, देखिए, चुनाव तो लड़ना तय है, क्या समीकरण बनते हैं, क्या सारी चीज़ें, अभी मैंने इस पे होमवर्क कर रहा हूँ। देखो, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और लड़ूंगा। क्या लड़ना है नहीं लड़ना, 2-4 महीने में सब कुछ सामने आ जाएगा। नवंबर तक तो सारे चुनाव हो जाएंगे, तो ये तेजा चलूंगी, यही है, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बिल्कुल। एक लास्ट में 1-2 सवाल और हैं। सिरोही में वर्तमान में बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, इतना आपको पता होगा कि अंदर क्या उठापटक चल रही है। सिरोही के बीजेपी में ऐसा चल रहा है कि जो लोग आरोपी थे, जैसे कुछ एक आरोपी था जिन्होंने कालकाजी तालाब में भी पट्टे काट दिए, ठीक है, जिन्होंने संविदा पे नौकरी के लिए 5-5 लाख रुपए ले लिए लोगों से, ठीक है, वो दोबारा सोच रहे कि मैं चेयरमैन बनूं, ठीक है, ख्वाब देख रहे हैं कि वापस आऊं, पूरा ही कालकाजी तालाब ही खा जाऊं। दूसरी तरफ बीजेपी में ये लोग हैं जो एक भाई बीजेपी में, एक भाई कांग्रेस में। अगर यहाँ आरएलपी मजबूत होती तो 3 भाई हैं, अर्जुन जी कहीं उस पार्टी में चले जाते हैं, गोविंद जी कहीं चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, ये क्या सिरोही का भला करेंगे क्या? जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं 100%। नारायण पुरोहित, अर्जुन पुरोहित बीजेपी, गोविंद पुरोहित कांग्रेस। इनकी सरकार आती है तो भी काम चल रहा है, इनकी सरकार आती है तभी काम चल रहा है। यहाँ कहते हैं हम आरएसएस विरोधी, कांग्रेस को कहते हैं कि आरएसएस विरोधी, बीजेपी को कहते हैं हम कांग्रेस विरोधी, देश विरोधी। कर क्या रहे हो? बेवकूफ़ बना रहे हो। सिरोही में कई सारे लोग हैं जो 2-2 हाथ में लड्डू रखते हैं। अशोक गहलोत जी आते हैं तो वसुंधरा राजे जी की तस्वीर हटाते हैं और अशोक जी को कहते हैं कि देखिए हम तो इन छड्डों के खिलाफ है, हम आरएसएस के खिलाफ है, ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और जैसे ही हम वसुंधरा जी आती है तो अशोक गहलोत जी की तस्वीर हटा देते हैं। तो ये सारे मुखट्टे हैं ना, अपने आप को समाज सेवी, ये वो सारे कह रहे हैं, ये बाहर आने चाहिए। कौन दारू का व्यापारी है, कौन स्पा चला रहा है, कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है, कौन बीजेपी में भी काम कर रहा है, कांग्रेस में भी काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इस बार बाहरी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हम क्या बाहरी को लेके इस बार सिरोही ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेगा। ये तमाम सिरोही की बीजेपी है, ये सारे लगभग बाहर के। अब सिरोही की जनता और भाजपा का कार्यकर्ता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। दारू और स्पा वाले में आपको शायद नोटिस भी मिला था बीजेपी की तरफ से? हाँ, उन्होंने एक किसी ने भेजा था, उसके बाद ठीक है, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं। जिन्होंने गधों को रसगुल्ला खिला देते हैं तो उनको मैं बयान नहीं देना चाहता। अच्छा, तो गधों को रसगुल्ला खिलाने वाले जो नेता थे उन्होंने आपको दिया था? नहीं, कोई गधों ने जिसने गधों को रसगुल्ला खिला दे उनको हम जवाब दे दे तो हमारा स्तर भी उस लेवल पे हम नहीं ला सकते। तो अभी भी आपने वो बयान जो आपने दिया था उस पर तटस्थ है कि बीजेपी के नेता दारू और स्पा का व्यापार करते हैं और वो लोग बीजेपी को चला रहे हैं? देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो अभी इसके अलावा दूसरा बचा क्या? तो अभी लास्ट में सवाल ये है, सिरोही की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर के, और आप जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे राम जोरखा मंदिर का मुद्दा हो, ओटाराम निवासी को लेकर लगातार मुखर हैं, तो अंतिम में संदेश क्या देना चाहेंगे सिरोही की जनता को? सिरोही की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा, इस बार बीजेपी से मांडवाली करें। इस बार बीजेपी वो चुनाव में वोट मांगने आए तो कहिए कि हमारे मुद्दे पे आपने नहीं लड़ा, हम आपको वोट नहीं दे सकते। हम आपको वोट तभी देंगे
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा हमारे को दीजिए। एक तरफ वोट देंगे, दूसरी तरफ हमें आदर्श का पैसा चाहिए। ये हुआ तो हम आपको जितवाएंगे, नहीं तो हमको ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो गूंगा बहरा हो, बोलता नहीं हो। दूसरा, हमें अस्पताल में सुविधा चाहिए। तीसरा, ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ये रोक होनी चाहिए, और जो टीचरों की कमी है ये सारी चीज पे ये रोक होना चाहिए। मांडवाली करिए, ये बीजेपी के नेता आपकी बात नहीं रखेंगे। मैं बात करता हूं बीजेपी में, वो लोग मुझे एक ही चीज कहते हैं कि तेजराज जी बिना इनके बात रखिए हम चुनाव जीत रहे हैं तो क्या मतलब। चलिए ना, मामला शांत रखिए। जनता सड़क पे आएगी, आदर्श के लिए मांग करेगी, इनको झुकाएगी, तब तो जाके इनकी बात मानना। अगर ये लोग आपका पैसा, आपके मेहनत का पैसा, किसान का पैसा, अधिकारियों का पैसा, तभी जितने भी लोगों काम कर्मचारियों का पैसा फंसा है आदर्श में, अगर नहीं मिलता है, बीजेपी को वोट देने से कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे तेजराज सोलंकी, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन अब जो बातें कही गई हैं, तेजराज सोलंकी के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर के, और जो 2.5 साल का कार्यकाल विधायक का पूरा हो चुका है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि काम हुए हैं या फिर सच में काम नहीं हुए? कमेंट में जरूर बताना।